कभी हमारे भी दिन बदलेंगे। सभी लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं और एक हम हैं कि इंडिया भी नहीं जाते। जब से इंडिया छोड़ा है एक बार भी घर वापस नहीं गए। प्रिंस को अब यह सुनने की आदत सी पड़ गई थी। पत्नी सिमी की इन बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। केवल घूमने के लिए तो हम इंग्लैंड नहीं आए थे। यहाँ आना मेरे इंजीनियरिंग करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अगर मैं भारत में ही बस गया होता तो शायद मैं अब तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनकर रिटायर्ड होने की सोचता होता। नए चैलेंजेस, उन्नति तथा नए अनुभवों के लिए ही तो मैं यहाँ आया था। पढ़ते समय मेरे भी कुछ सपने थे। कितने दिनों से आप वायदा करते आ रहे हैं कि अंग्रेज़ों की तरह हम भी हॉलिडे के लिए कहीं बाहर गर्म देश जाएंगे। जब हमारी शादी हुई तब आप काम ढूंढ रहे थे। नौकरी तो आपको भारत में भी अच्छी मिल गई थी, लेकिन उन दिनों विदेश घूमने तथा युवावस्था के जोश में हमने घर वालों और देश को छोड़कर यहाँ बैकवेल, डार्बीशायर के पीक डिस्ट्रिक्ट में रहना स्वीकार किया। देवदार, चीड़ और ओक के वृक्षों से घिरी यह मैटलोक की पहाड़ियाँ गर्मियों में सुंदर लगती हैं। बैकवेल की ठोस बर्फ से भरी घाटियों में नवंबर के महीने से लेकर मार्च तक पेड़ों पर पत्ते और जमीन पर धूप भी नहीं आती। सुबह अंधेरे में काम पर जाते हैं और अंधेरे में ही घर लौट कर आते हैं। दिन भी इतने छोटे हैं कि 3 बजे से ही कार की लाइट्स ऑन करनी पड़ती हैं। कोहरे और ठंड से सिकुड़ते और ठिठुरते ऊनी गर्म कपड़ों में लदे हमें सर्दियों के दिन अंधेरे में ही बिताने पड़ते हैं। सिम्मी ने सूरज न दिखने की शिकायत करते हुए कहा, इंग्लैंड में ठंड तो सब जगह होती है। बिजली से लेकर वेल्डिंग तक के काम में आपका हाथ सधा हुआ है, अतः जीवन निर्वाह के लिए आप कोई भी इंजीनियरिंग का काम कर सकते थे। मैं यहाँ खुश हूँ। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम करने जाता हूँ। ये मेरी पसंद का और जिम्मेदारी वाला काम है। अगर मैं एक दिन की भी छुट्टी ले लूँ, बॉस से लेकर एडमिन स्टाफ तक सब परेशान हो जाते हैं। अगर कभी कोई अंग्रेज प्रशंसा कर देता, हिंदुस्तानी बड़े ही मेहनती और ईमानदार होते हैं, प्रिंस का सीना गर्व से फूल जाता। बिजनेस के कारण हमारी जान पहचान काफ़ी लोगों से हो गई है, परंतु इस प्रदेश में हिंदुस्तानी लोग कम होने के कारण हमारी सोशल लाइफ न के बराबर है। हम दोनों ही एक दूसरे के साथी बनकर अपने आसपास के वातावरण में जैसे रम से गए हैं। जल्दी जल्दी मीटिंग में जाने की तैयारी करते हुए सिम्मी बोली। कई प्रकार की संस्थाओं के वे दोनों सक्रिय सदस्य बन गए थे, माउंटेन क्लाइंबिंग इत्यादि। टीचर बनने से पहले सिम्मी एक केक शॉप में काम करती थी, जहाँ के बेकवेल टार्ट्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। वह घुड़सवारी वाले घोड़ों के अस्तबल में भी पार्ट टाइम काम करने के लिए शनिवार और रविवार को जाती थी। आज सिम्मी ने संदूकची खोली, जिसे देखकर वो अतीत के लिए लालायित हो उठी। शादी में माँ के द्वारा दिए गए गहने तथा कुछ कपड़े वो अपने साथ इंग्लैंड लेकर आई थी। 2 जड़ाऊ कंगन और अंगूठी देखकर उसे माँ की याद आ गई। ये दोनों ही चीज़ें बहुत सुंदर लग रही थीं। उनकी चमक आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ये गहने न कोई मेरा आर्थिक सहारा बन सके और ना ही सजावट का सामान। इन्हें पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? जब से हम लोग बेकवेल में आकर बसे हैं, ना कोई हिंदुस्तानी माहौल, ना कोई पार्टी या उत्सव जिसमें कि ये गहने और भारतीय कपड़े पहने जा सके। मेरी माँ को यह जानकर कभी विश्वास ही न होता कि बिना मांग में सिंदूर भरे और गले में मंगलसूत्र बिना पहने कोई भारतीय सुहागिन औरत अपने पति की लंबी आयु की कामना भी कर सकती है। प्रिंस से बात करते हुए जेवर देखकर मोहित मन से सिम्मी ने संदूकची वापस बंद कर दी। पढ़ाई के नए तौर तरीके और टीचर्स ट्रेनिंग सिम्मी ने
इंग्लैंड में आकर ही की थी। अपनी भारतीय संस्कृति को उसने सहेज कर रखा था, लेकिन पश्चिम के रीति रिवाजों की प्रशंसा करते हुए न जाने वो कब वेस्टर्न रंग में रंग गई थी। अब तीज त्योहारों की तारीखें उसे याद नहीं रहती। उसके मुझे नहीं मालूम है कि इंग्लैंड में बस जाने को मैं त्याग और बलिदान कहूँ या फिर वनवास। प्रिंस ने सिमी का हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाया। आज तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है? जिंदगी तो यहाँ इंग्लैंड में बीत ही गई, अब पिछली बातों को सोचकर क्यों अपने को परेशान कर रही हो? क्या मालूम, अगर जीवन जीने की किसी दूसरी राह का चयन करते तो शायद और भी अच्छा होता। आंखों को नीचे झुकाए हुए सिम्मी ने कहा, ये सब हिसाब किताब हमारे बस की बात नहीं है। सिम्मी ने बात बदलते हुए कहा, जिंदगी में और भी बहुत कुछ करने के लिए है। लंदन तक तो आप कभी मुझे अपने साथ घुमाने लेकर नहीं गए। हालांकि डार्बी रेलवे स्टेशन से लंदन की यात्रा केवल 2 घंटे की है। भाई, बिना किसी वजह के हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? इस संदर्भ से हमें क्या मतलब? रविवार की सुबह सुबह दूसरों की बातें न करके हमें अपनी दिनचर्या के बारे में सोचना चाहिए कि आज कौन से पहाड़ी रास्ते पर घूमने चलेंगे। सुबह से आप इतने इत्मीनान से आज का दैनिक अखबार पढ़ रहे हैं। अगर अखबार से फुर्सत हो तो हम कहीं घूमने चलें। अरे, तुम अखबार से इतना सौतिया डाह क्यों करती हो? चलो, मैं घूमने जाने के लिए तैयार हूँ। अखबार को एक तरफ रखते हुए प्रिंस खड़े हो गए। अक्सर इस तरह की नोक-झोंक दोनों पति पत्नी में आए दिन होती रहती थी। सोने से पहले सिमी का हाथ लाइट ऑफ करने के लिए स्विच की ओर बढ़ा। वह प्रिंस के हाथ में एक लिफाफा देखकर ठिठकी, ये क्या है? तुम स्वयं खोलकर देख लो। उसने प्रश्न सूचक निगाहों से लिफाफा खोलकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। क्या वास्तव में 2 मेडिटेरियन क्रूज के टिकट प्रिंस ने खरीदे थे? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जल्दी से विचित्र स्फूर्ति के साथ टिकट को उलट पलट कर देखने लगी। निर्णय नहीं कर पा रही थी कि ये सपना है या यथार्थ। सिम्मी ने प्रिंस के गले में बाहें डाल दी। ये करिश्मा कैसे हो गया? अब हम 1 या 2 देश नहीं बल्कि कई देश घूमने जाएंगे। सुंदर सुंदर जगहों का भ्रमण जल और थल दोनों पर करेंगे। बड़ा मजा आएगा। मैं पहली बार समुद्र देखूंगी। सिम्मी की प्रतिक्रिया और उत्सुकता देखकर प्रिंस मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें कितना अच्छा लग रहा था कि सिम्मी थैंक यू और बार बार थैंक यू कह रही थी। अगले दिन से ही सिम्मी ने तैयारी आरंभ कर दी। सूटकेस पर से धूल झाड़ते हुए पुराने हिंदी फिल्मों के गाने गुनगुना रही थी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम हॉलिडे पर जा रहे हैं। अपनी सहेली सिंथिया और मार्गरेट को फ़ोन पर हंस-हंस कर सिम्मी बता रही थी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि हम 2 हफ्ते के क्रूज़ करने जा रहे हैं। घर की चाबी मैं तुम दोनों के पास छोड़ जाऊंगी ताकि हमारी अनुपस्थिति में तुम घर तथा पौधों की देखभाल कर सको। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हैव अ गुड हॉलीडे। फिर आकर हमें अपनी यात्रा का आंखों देखा हाल बताना। सिंथिया ने बधाई दी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और प्रिंस को धन्यवाद देना मत भूलना। तुम्हारी यात्रा सुखद हो। सी यू सून, मार्गरेट बोली। डार्बीशायर से साउथहैम्पटन पहुंचने में 5 घंटे लग गए। पासपोर्ट चेकिंग और सिक्योरिटी से निकलने के बाद केबिन में पहुंचकर सिम्मी ने जूते उतारे और पलंग पर हाथ पैर फैलाकर लेट गई। ताज्जुब, हॉलिडे में पहले दिन ही इतनी थकान। मिसान, आपको इस उम्र में शादी करके थोड़ा अजीब तो लगा होगा, क्या नहीं? और वो भी काफी बड़ी उम्र के आदमी के साथ, हैं? प्रिंस देखो, नीले पानी में मछलियों का संसार साफ नजर आ रहा है। समुद्री यात्रा में डेक पर खड़े सूर्यास्त के अलौकिक रंगों में भीगे हुए सिम्मी को बाहुपाश में भरकर प्रिंस ने प्रेम से कहा, हनीमून पर हम लोग नहीं जा सके थे, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अपने मन की बात बताना चाहता हूँ कि वैवाहिक जीवन का यह हमारा सबसे सुंदर और अविस्मरणीय हॉलिडे है। अगर मैं एक चित्रकार होता तो इस पल को मैं कैनवस पर उतार देता।
अब 2 दिन साउथहैम्पटन पहुंचने में बाकी हैं। छुट्टियां समाप्त होने को हैं और मुझे सुख और दुख दोनों की अनुभूतियां हो रही हैं। कल मैं जहाज की सबसे ऊंचाई वाले डेक पर घूमने जाऊंगी। सुबह जल्दी उठकर सिम्मी ने देखा कि बहुत लोग समुद्री जहाज पर घूम रहे थे। एलीट वर्ग के लोग बेस्ट सेलर पुस्तक किंडल पर पढ़ने में संलग्न थे। कुछ लोग लैपटॉप और आईपैड पर काम करते दिख रहे थे। विश्व भर से आए हुए यात्री अंग्रेजी के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी बोल रहे थे। युवाओं को मोबाइल पर टेक्स्ट करते अपनी दुनिया में मस्त देखकर वो मंत्रमुग्ध थी। कुछ अजनबी बहुत से परमानेंट गेस्ट ही नजर आ रहे थे। सिमी स्विमिंग पूल के बराबर में रखी 2 डेक चेयर्स पर अपने बढ़िया तौलिए बिछाकर प्रिंस को बुलाने के लिए अपने कैबिन में वापस चली आई। प्रिंस अभी तक सो रहे हैं? जगाऊं या न जगाऊं? अब 8:30 बज गए हैं। आशंकित निगाहों से उसने बिस्तर की ओर देखा। प्रिंस उठिए, उठिए ना। आज क्या देर तक सोने का इरादा है? क्या तबीयत खराब है? कोई जवाब न मिलने पर उसके हाथ पैर ढीले होने लगे। दरवाजे पर सिमी ने दस्तक दी, लेकिन कोई हलचल न हुई। क्या बात है? हो सकता है प्रिंस कहीं घूमने चले गए। अभी 8 ही तो बजे हैं, वो मन ही मन सोच रही थी। वो कैबिन में अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर स्वयं अंदर आ गई। अच्छा हुआ कि सुबह मैंने अपने पास एक चाबी ट्रैक सूट की जेब में रख ली थी। और उसने प्रिंस को झकझोरा। वो डर से कांप गई। मन में न जाने कैसे कैसे बुरे विचार आ रहे थे। पुनः प्रिंस का हाथ थामकर माथे को सहलाने लगी। धुंधली निगाहों से देखते हुए कहा, उठिए प्लीज। सिम्मी ने झुककर प्रिंस का माथा चूमा। आज वो अपने मन की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती थी। बार बार उसकी नज़र प्रिंस के चेहरे पर जाकर रुक जाती थी। पीड़ा से व्याकुल हुई सीने पर सिर रख पागलों की तरह प्रिंस को आवाज़ देती रही। उसने महसूस किया कि यह सब अंतिम बार है। मुझे क्या करना चाहिए? मस्तिष्क अनेक दिशाओं में काम करने लगा। नए नए विचार उसके मन में उभरने लगे। अपने सफ़ेद स्कार्फ से प्रिंस का चेहरा ढक दिया और सिम्मी दहाड़ मार मार कर रोने लगी। प्रिंस की विल के अनुसार उसने अपना मृत शरीर मैनचेस्टर मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को दान में दे दिया था। मुझे इस स्थिति में हिम्मत से काम लेना होगा। साधारण परिस्थिति में डॉक्टर जांच और परीक्षण के बाद मृत शरीर को अंतिम क्रिया के लिए परिवार को सौंप देते हैं। मुझे हर हालत में प्रिंस की बॉडी को मेडिकल कॉलेज में भिजवाना होगा। अपने दिल की घबराहट को छिपाती हुई वो कमरे की कुर्सी पर बैठ गई। प्रिंस की विल के बारे में विस्तार से सोचने लगी। कैसे उनकी इच्छा को पूरा कर सकूंगी? जहाज कल इंग्लैंड पहुंचेगा। कल तक कैसे छिपेगी यह बात? अंधेरे कमरे के सन्नाटे में उसे अपनी प्रत्येक धड़कन सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर खटखटाहट सुनकर सिमी कांप गई। अब मैं क्या करूं? दरवाजे की ओर देखते हुए घबराहट से माथे का पसीना पोंछने लगी। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। दूसरी बार दस्तक सुनने पर उसने धीरे से कैबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर झांककर पूछा, कौन है? क्या बात है? मैम, आप दोनों नाश्ता करने के लिए नहीं आए? इससे पहले कि हम नाश्ते की सर्विस बंद कर दें, आप 11 बजे तक आकर नाश्ता अवश्य कर लीजिएगा। वेटर ने विनम्रता से कहा। अपने ओठों पर उंगली रखते हुए बोली, साहब सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। यदि आप चाहें तो हमारे नाश्ते की ट्रे यहीं कमरे में ला सकते हैं। वेटर जल्दी से कदम रखता हुआ वापस चला गया और थोड़ी ही देर में नाश्ते की ट्रे लेकर कैबिन में आ गया। सिम्मी ने इशारे से मेज पर नाश्ता रखवा लिया। चेहरे की घबराहट और परेशानी को उसने छिपाए रखा। उसने वेटर से आंखें मिलाए बिना थैंक्स कहा तथा कैबिन का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर लिया। उसने कैबिन की सभी खिड़कियां बंद कर दी ताकि रोशनी की किरण भी न पहुंच सके। किस पर यकीन करूं? शिप के कर्मचारियों और पोर्टर्स से कैसे व्यवहार करूं? कितना बताया जाए और कितना नहीं? वो सभी से सशंकित हो रही थी। मैं किससे मदद लूं? एक हिंदुस्तानी पति पत्नी यात्री जो अक्सर शाम को खाने की मेज पर मिला करते थे,
उनका कैबिन नंबर भी मुझे मालूम नहीं। प्रबंधकों के सवाल कैसे पूछूं? डेथ सर्टिफिकेट का क्या होगा? उस पर कौन हस्ताक्षर करेगा? शिप या हॉस्पिटल का डॉक्टर? इन सब उलझनों में कर्तव्य और प्रिंस की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आत्मविश्वास और भी दृढ़ हो गया। इसी चिंता में उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। बैठे बैठे कभी उसे नींद आ जाती और फिर भयभीत होकर घबराकर उठ जाती। चुप रहना भी बस एक उपाय ही उसे सूझ रहा था। इस कठिन समय में वह कोई निर्णय भी नहीं ले पा रही थी। ऐसा लगता था कि विवेक, बुद्धि और चेतना सब सो गए हैं। कैसे करूं? प्रिंस भी तो नहीं है सलाह देने के लिए। कितनी मुश्किल हो गई है। इस दुर्गम परिस्थिति से परेशान और क्रोधित होकर आक्रोश में कोई गलत कदम न उठा लूं। कुछ सोच समझ कर व्यवहार करना होगा। पानी के जहाज और इमिग्रेशन के नियम मुझे मालूम नहीं है कि वे मृत शरीर को मोर्चरी में रखेंगे या जहाज से समुद्र में ही दफना देंगे। मुझे हर हाल में प्रिंस की विल को पूरा करना है। उनके मृत शरीर को मैनचेस्टर हॉस्पिटल के सुपुर्द करना है। यह मेरा पत्नी धर्म ही नहीं बल्कि मानवता का कर्तव्य भी है कि मृत शरीर एनाटॉमी डिपार्टमेंट में समय से पहुंच जाए। उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी क्षमता और पूर्ण विश्वास के साथ इस काम को करूंगी। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करें। रह रहकर प्रश्न मन में उठ रहे थे। चंद दिनों का साथ कितना सुहाना था। सचमुच क्या ये यात्रा हम दोनों को बिछुड़ने के लिए ही इतना करीब लाई थी? ऐसा कभी सोचा न था कि प्रिंस का साथ ऐसे अचानक छूट जाएगा। इस क्रूर अनहोनी के लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। किस्मत के सामने किसका बस चलता है? साउथहैम्पटन पोर्ट के किनारे को पास आता देखकर सिम्मी के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। निरंतर टूटे बांध की तरह बह रहे थे। निगाहें झुकाए हुए उसने कांपते ओठों से स्टुअर्ट से धीमी आवाज में कहा, मेरे पति के लिए आप कृपया एम्बुलेंस बुला दीजिए। साउथहैम्पटन पोर्ट के किनारे को पास आता देखकर सिम्मी के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। निरंतर टूटे बांध की तरह बह रहे थे। निगाहें झुकाए हुए उसने कांपते ओठों से स्टुअर्ट से धीमी आवाज में कहा, मेरे पति के लिए आप कृपया एम्बुलेंस बुला दीजिए। यदि आपको इंग्लैंड से जय वर्मा की यह कहानी 7 कदम अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।